हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अविधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की जो श्रृंखला चल रही है उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए 8वें पार्ट को हम डिस्कस करेंगे और इसके अंतर्गत हम कुल 50 प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले 7 वीडियो के माध्यम से हम कुल 350 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। यहाँ पर यह जो सीरीज चल रही है इसके अंतर्गत हमारा प्रयास है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भी प्रश्न आपसे पीसीएसजे की और जेएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम एक व्यवस्थित तरीके से एक क्रम से जो है डिस्कस करें, जिससे आपको इस पूरे बेरेट के साथ साथ पूरे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, साथ में जो सुप्रीम कोर्ट के लीडिंग जजमेंट रहे हैं समय समय पर जो आते रहे हैं, उन सबको हम इस तरीके से डिस्कस करें ताकि एक बेहतर कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाए और प्रश्नों का एक श्रृंखला जो है उनका एक संकलन वह भी आपको हमारे वीडियो के माध्यम से मिल जाए। तो इसके पहले के वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें और यह एक क्रम है, क्रम से देखेंगे तो और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आइए अब 8वें पार्ट को शुरू करते हैं और यहाँ देखते हैं कि ये जो प्रश्न है वो आपके परीक्षा के लिहाज से किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो अगला प्रश्न है इसमें कि भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध आपराधिक प्रक्रिया के संदर्भ में क्या सही है। तो भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध अगर कोई आपराधिक प्रक्रिया चलाई जाती है, क्रिमिनल प्रोसीजर या केस कोई उनके विरुद्ध चलाया जाना है, तो ऐसी स्थिति में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं यहाँ पर कौन सा कथन सही है। तो राष्ट्रपति को 2 महीने की नोटिस देकर के प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। तो ऐसा नहीं है, 2 महीने की नोटिस देना अनिवार्य नहीं है, ये भी बात भी गलत है ये भी। क्योंकि अनुच्छेद 361 को आप जब देखते हैं, तो अनुच्छेद 361 के अंतर्गत जो है दूसरे खंड में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को जब तक वह अपने पद पर हैं, तो उनकी पदावधि के दौरान उनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी तरीके की कोई भी क्रिमिनल केस न तो संस्थित किया जाएगा और न ही चालू रखा जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि अगर वह राष्ट्रपति बन गए तो उनके विरुद्ध जो भी मामले चल रहे हैं क्रिमिनल केस, वह सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि न तो नया मामला संस्थित किया जाएगा और न ही कोई पुराना मामला है तो वह चालू रखा जाएगा। तो उस दौरान वह जो है समाप्त हो जाएगा या ठप हो जाएगा। तो यह जो है 361 के दूसरे खंड के अंतर्गत दिया गया है और यहाँ पर राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को इस बात के लिए संरक्षण दिया जाता है। इसी के साथ साथ जब तीसरा खंड आप देखेंगे अनुच्छेद 361 का, तो यहाँ पर यह बताया गया कि राज्यपाल या राष्ट्रपति की पदावधि के दौरान उनकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी भी न्यायालय से कोई आदेशिका जारी नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं न तो कोई मामला संस्थित किया जाएगा और संस्थित पहले से चल रहा है तो राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के बाद उसको चालू नहीं रखा जाएगा। और तीसरी बात यह है कि उनकी गिरफ्तारी के लिए किसी भी न्यायालय से न तो कोई वारंट जारी किया जाएगा, न तो कभी भी आदेशिका कोई अन्य निकाली जाएगी। तो यह बातें बहुत महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 361 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी कार्य के लिए न्यायालय के प्रति जवाबदेही से उन्मुक्ति प्रदान की गई है। जवाबदेही से उन्मुक्ति से तात्पर्य यह है कि उनको न्यायालय में हाजिर होने के लिए न तो कोई आदेशिका जारी की जाएगी, न तो उनको गिरफ्तारी के लिए कोई आदेशिका जारी की जाएगी और न ही उनके खिलाफ कोई मामला संस्थित किया जाएगा या चालू रखा जाएगा जब तक कि वह अपने पद पर रहते हुए कोई कार्य किए हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों की जांच और विनिश्चय किसके द्वारा किया जाएगा। तो जब राष्ट्रपति का चुनाव होना है और उनके चुनाव से संबंधित कोई मामला उठता है या कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन या उनके चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो अनुच्छेद 71 यह कहता है कि ऐसे जो विवाद हैं उसका विनिश्चय डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर निर्वाचन आयोग या मंत्रिमंडल, संसद आदि का कोई भूमिका नहीं होगी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले का निस्तारण किया जाएगा। अनुच्छेद 71 के अंतर्गत यह बात कही गई है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है। तो कौन सा कार्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो यह जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। क्योंकि जब हम जो है किसी व्यक्ति को सांसद के रूप में चुनते हैं, हम सांसद के रूप में चुनते हैं और सांसद में से ही एक व्यक्ति को यहाँ पर राष्ट्रपति क्या करता है, अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा है, किसी भी हत्या के अभियुक्त को दंडित करना। तो दंडित करने का कार्य जो है यह न्यायालय का होता है, यह राष्ट्रपति का कार्य नहीं होता है। राष्ट्रपति जो है हालांकि यहाँ पर क्षमादान कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को हत्या के अपराध में मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है तो क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति जो है उसके जो दंडावधि है उसको क्षमा कर सकता है, उसमें कमी कर सकता है,
प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है, इस चीज़ों को कर सकता है। तीसरा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति यह राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और मिलिट्री या थल सेना के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल की सेवा को समाप्त करना, तो यह चूंकि राष्ट्रपति जो है वह तीनों सेनाओं का मुखिया होता है, तो इस प्रकार से वह पद भी उनका जो सेवा समाप्त कर सकता है। यह सारे कार्य वह कर सकता है, लेकिन दूसरा जो खंड है यह कहता है कि राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति नहीं है कि वह किसी हत्या के अभियुक्त को पनिशमेंट दे। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान करने की जो है अधिकार है? तो क्षमादान के अंतर्गत वह क्या कर सकते हैं? तो सजा का क्षमा कर सकते हैं, सजा को समाप्त कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति जो है यह दी गई है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 72 जो है यह बार-बार पूछा भी जाता है और इसी के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति दी गई है। जब राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का देखते हैं, इसी के साथ-साथ अनुच्छेद 161 को भी जानना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ दी गई हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत दंडादेश को क्षमा, निलंबन, परिहार, लघुकरण की शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति करता है। तो ऐसी जो शक्ति उसको अनुच्छेद 72 के अंतर्गत दी गई है, वह अपनी स्वेच्छा से उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा, बल्कि अनुच्छेद 74 जो है यहाँ पर यह एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है और राष्ट्रपति जो भी कार्य करेंगे, तो राष्ट्रपति की कार्य के लिए सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। इसलिए राष्ट्रपति जब अपने अनुच्छेद 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर वह मंत्रिमंडल की सलाह लेंगे और उसी सलाह पर ही वह कार्य करेंगे। अपने स्वतंत्र इच्छा से ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है? अर्थात जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ही वह अपने पद पर रह सकता है, जब राष्ट्रपति चाहे तो उनको वहां से हटा भी सकता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष, तो यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पर अध्यक्ष जो है वह संसद के सदस्यों में से एक को चुना जाता है। भारत का महान्यायवादी, जिसकी नियुक्ति जो है अनुच्छेद 100 नहीं बल्कि अनुच्छेद 76 के तहत जो है यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 76 के खंड 4 में यह बताया गया कि जो महान्यायवादी होंगे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करेंगे और जो भी कुछ पारिश्रमिक है वही प्राप्त करेंगे जो कि राष्ट्रपति निर्धारित करे। तो राष्ट्रपति के द्वारा अगर ये नियुक्त किए जाते हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा ही इनको हटाया भी जाता है। यह भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। यह न्यायिक कार्यवाहियों में जो है सलाह वगैरह देने का कार्य करते हैं। इसी तरीके से महाधिवक्ता की बात करेंगे तो महाधिवक्ता जो है हाई कोर्ट में होते हैं। अनुच्छेद 165 के तहत इनकी नियुक्ति होती है उच्च न्यायालय में और इनकी नियुक्ति जो है वह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो जब 76 पढ़ेंगे तो इसी के साथ 165 भी पढ़ना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी की अपने कर्तव्यों के पालन में सुनवाई का अधिकार होता है। यह बात बिल्कुल सही है कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन में चूंकि भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये भारत के सरकार के वकील होते हैं, तो इनको जो सुनवाई का अधिकार होता है अमूमन यह सर्वोच्च न्यायालय में ही कार्यवाहियां देखते हैं। लेकिन इनके पास पावर है कि यह सर्वोच्च न्यायालय में, देश के सभी हाई कोर्ट में या देश के सभी अन्य न्यायालयों में, तो यहाँ पर यह जो है भारत के जितने भी न्यायालय हैं वहाँ पर यह उपस्थित हो सकते हैं, जाकर के वहाँ पर सुनवाई कर सकते हैं। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत तीसरा खंड जो है यह इस बात का प्रावधान करता है कि यह अपने कर्तव्यों के पालन में भारत राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में इनको सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के महान्यायवादी के बारे में सही नहीं है या असत्य है? तो पहला है इसमें, उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अनुच्छेद 76 के अंतर्गत जो पहला खंड है वही इस बात को स्पष्ट करता है कि भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय का जज होने के लिए जो अर्हित व्यक्ति है, योग्य व्यक्ति है, उसे ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। दूसरा है, उसे उन्हीं तरीकों और उन्हीं आधारों पर उसके पद से हटाया जा सकता है जिन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यह बात सही नहीं है। योग्यता तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होनी चाहिए, लेकिन उसको जो है उसके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही वह अपना पद धारण करता है। चौथा खंड जो है यह बात स्पष्ट करता है अनुच्छेद 76 का, कि उसको जो है राष्ट्रपति जब चाहें तो वह उसको पद से हटा सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा कथन असत्य है। तीसरा है कि उसका कार्य भारत सरकार को सलाह देना है
और वह संसद में बिना उसका सदस्य हुए ही उसकी बैठकों में भाग ले सकता है। यह बात भी सही है कि वह संसद के सदन में उसका सदस्य नहीं होता है, उसके बावजूद वह उसकी बैठक में भाग ले सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रहता है? तो इसमें से जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल जो है अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार ही अपने पद पर बना रह सकता है। बाकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए पूरी प्रक्रिया बताई गई है। संविधान के अंतर्गत महाभियोग के द्वारा निर्वाचन आयुक्त के को भी हटाने के लिए एक प्रक्रिया है। लोकसभा अध्यक्ष जो है वह राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा है यही सही होगा, बाकी पहला तीसरा और चौथा सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्यवाहियां किसके नाम से की जाती हैं? तो भारत सरकार की सभी जो कार्यपालिका कार्यवाहियां होती हैं वह राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वह कार्यपालिका का प्रधान होता है। देश का जो मुखिया होता है वह राष्ट्रपति ही होता है। जितने भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं या व्यवहार बाहर के देशों से करते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। और कोई भी कानून तब तक जो है अपना कानून नहीं बन पाता है, कोई भी विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन सकता जब तक कि देश के जो मुखिया हैं उस पर अपना हस्ताक्षर, अपनी सहमति न दे दें। हालांकि वास्तविक स्थिति कुछ और है, वह मंत्रिपरिषद के बिना कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सारी कार्यवाहियां इन्हीं के नाम से की जाती है। इसी तरीके से अनुच्छेद 166 है, यहाँ पर यह बताया गया कि राज्य की सभी कार्यवाहियां जो है वह राज्यपाल के नाम से की जाती हैं। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित निम्नलिखित निर्णयों को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यह प्रश्न जो है खूब पूछे जाते हैं कि कौन से जो निर्णय हैं वह कब आए हैं, और इसलिए जो है ऐसे जो महत्वपूर्ण केस हैं उनका भी सन आपको याद रखना चाहिए। तो पहला है अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ का केस। तो अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ का जो मामला है यह है 1980 का। दूसरा है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का मामला। इंदिरा साहनी का केस ये बहुत महत्वपूर्ण केस है, इसको भी आप पिछले प्रश्नों में भी आपने देखा कि कई बार इसको पूछा गया है। तो 1992 का मामला था ये। इसके बाद है बालाजी बनाम मैसूर राज्य का केस। तो बालाजी बनाम मैसूर राज्य का जो मामला है यह है 1962 का। इसके बाद आता है एम्स छात्र संघ बनाम एम्स। तो एम्स छात्र संघ बनाम एम्स का जो केस है यह सबसे बाद में आता है, 2001 का केस है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो यहाँ पर 3-1-2-4 यह जो पहला वाला विकल्प है यही सही होगा, और यह क्रम जो है यही है, क्योंकि सबसे पुराना जो मामला है वो तीसरा है 1962 का। उसके बाद 1986 आता है दूसरे नंबर पर, तो यहाँ पर 3 और 1 हो गया। फिर आता है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, तो दूसरा वाला तीसरे नंबर पे हो गया, और लास्ट में आता है एम्स छात्र संघ बनाम एम्स का मामला। तो वही बातें यहाँ पर बताई गई हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कौन होता है? तो महान्यायवादी को आपने देखा कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त भी होता है और उन्हीं के प्रसाद पर्यंत अपना पद वही धारण करता है। महाधिवक्ता जो होता है, यह महाधिवक्ता यह राष्ट्रपति के द्वारा नहीं नियुक्त किया जाता, बल्कि अनुच्छेद 165 के तहत इसकी नियुक्ति जो है वह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बाकी भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये सभी राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के जो प्रमुख अधिकारी हैं, जितने भी प्रमुख अधिकारी हैं, चाहे निर्वाचन आयुक्त हों, जो राज्यपाल हों, नियंत्रक और लेखा परीक्षक हों, या इस तरीके के जो भी पद हैं, इनकी सभी की जो नियुक्तियां होती है वह केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती हैं। तो अनुच्छेद 148 में जो है इसके बारे में प्रावधान किया गया है कि जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, और उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। जबकि आप भारत के महान्यायवादी की बात अगर देखते हैं तो वहां पर जो है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, लेकिन नियंत्रक और महालेखा जो परीक्षक होते हैं, सीएजी जिन्हें कहा जाता है, इनको वो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह पद धारण नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संघ के खातों से संबंधित अपनी रिपोर्ट किसको भेजता है?
तो चूंकि यह जो सबसे बड़ा पद है भारत में, इसलिए ताकि वह ऑडिट कर सके। तो महालेखा जो परीक्षक होते हैं, तो यह अपनी जो रिपोर्ट होते हैं वो हमेशा राष्ट्रपति को भेजते हैं। और एक बात यहाँ पर और ध्यान रखनी है कि जो महालेखा परीक्षक होते हैं, जब ये रिटायर हो जाते हैं या अपने पद से हट जाते हैं, तो भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद के लिए यह योग्य नहीं होते। तो एक बार अगर ये इस पद से रिटायर हो गए, तो इनको किसी भी अन्य पद पे कभी भी नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? तो यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं होती, इसको देखेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है, यह राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अनुच्छेद 217 के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान दिया गया है। यहाँ पर यह बताया गया कि इनकी जो नियुक्ति है, राष्ट्रपति करता है अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र के द्वारा। उसके बाद है संघ राज्य क्षेत्र का उपराज्यपाल। तो इनकी जो है नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, जबकि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति यह जो है राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती, बल्कि इनका निर्वाचन होता है। निर्वाचन कैसे होता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं करता है। अगला प्रश्न है, जातियों या जनजातियों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति किस अधिकारी में निहित है? इसके लिए आप देखेंगे अनुच्छेद 341 को। अनुच्छेद 341 के अंतर्गत यह बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में राज्य होने की स्थिति में वहां के राज्यपाल से परामर्श करके किसी जाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में वह उनको घोषित कर सकता है। तो ऐसी नियुक्ति ऐसी जो शक्ति है किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा लागू अध्यादेश संसद की पुनः बैठक के बाद से कितनी अवधि के बाद कार्यान्वयन के बाहर हो जाएगा? तो यहाँ पर अनुच्छेद 123 के संदर्भ में प्रश्न पूछा जा रहा है और 123 के संदर्भ में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां दी गई हैं। विधायी शक्तियों के तहत वह क्या कर सकता है कि जब संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं है और किसी विषय पर तत्काल जो है विधि बनाना आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति हैं अपनी पावर का प्रयोग करते हुए वह जो है अध्यादेश जारी करते हैं। जब अध्यादेश इन्होंने इस प्रकार से जारी कर दिया, तो फिर बाद में जब संसद फिर से बैठती है, अर्थात उसकी पुनः बैठक होती है, तो वहां पर उसको पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद उसको 6 सप्ताह के भीतर उस पर फैसला लेना होगा। अगर 6 सप्ताह के बाद बीत जाता है या 6 सप्ताह बैठक के बाद 6 सप्ताह के भीतर उस पर कोई फैसला संसद नहीं लेती है, तो अपने आप ही यह जो विधेयक है, वह अध्यादेश है, वह समाप्त हो जाएगा। अगर उस पर जो है अप्रूवल कर देती है और उसको दोनों सदनों से पारित कर दिया जाता है, तो वही अध्यादेश बाद में जाकर के अधिनियम भी बन जाता है। तो इस प्रकार से 6 सप्ताह की जो टाइमलाइन है यहाँ पर बताई गई है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत दूसरे खंड में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश किस समय जारी किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति जो है अध्यादेश तब जारी करते हैं जबकि संसद के दोनों सदनों का सत्र न चल रहा हो। तो यह जो है चौथा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति यह किस प्रकार की शक्ति है? तो अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश जो है विधि है, तो विधि बनाने की जो शक्ति है वह विधायी शक्ति कहलाएगी। तो यहाँ पर विधायी शक्ति जो है राष्ट्रपति की होती है। अगला प्रश्न है, कथन कारण के रूप में। तो कथन यह है कि भारत का राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं, सिवाय जब संसद के दोनों सदन का सत्र चल रहा हो। यह बात सही है, जब दोनों सदन का सत्र चल रहा है तब वह जो है अध्यादेश प्रख्यापित नहीं कर सकते, बल्कि जब संसद का सदन नहीं चल रहा है तभी वह इस प्रकार की जो है अध्यादेश ला सकते हैं। यह बात सही है। कारण इसका है कि जब भारत का उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हो, तब वह साथ साथ राज्यसभा के सभापति के कार्यों को भी संपादित करता है। तो यह बात गलत है। जब वह कोई उपराष्ट्रपति है और राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो, तो वह राज्यसभा के सभापति का कार्य का संपादन नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है, कथन कारण के रूप में है कि राष्ट्रपति विधि या तथ्य के किसी प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने का अधिकार रखता है। यह बात सही है, क्योंकि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति है वह सर्वोच्च न्यायालय से विधि के प्रश्न पर भी और तथ्य के प्रश्न पर भी जो है परामर्श मांग सकता है। कारण इसका बताया गया है कि संविधान यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य है।
तो वह सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि उच्चतम न्यायालय जब सलाह दे दिया तो वह अब उस पर चाहे वो उसको माने या न माने। तो यहाँ पर ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्य मंत्रिपरिषद के परामर्श पर नहीं करेगा। तो कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श वहां पर लेने की आवश्यकता नहीं है? तो क्षमादान शक्ति का प्रयोग जो करता है वहां पर अपनी स्वतंत्र इच्छा से नहीं करता बल्कि मंत्रिपरिषद के परामर्श पर करता है। लोकसभा का विघटन भी उसी आधार पर किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य सरकार की जो उनको बर्खास्त किया जाना अर्थात इमरजेंसी जो प्रोविजन है उनके तहत जब बर्खास्तगी होती है तो यह अपनी इच्छा से नहीं करते हैं बल्कि मंत्रिपरिषद के परामर्श से करते हैं। इस बात का निर्णय कि संसद सदस्य ने अनर्हता को प्राप्त किया है, यहाँ पर जो है राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि यहाँ वह चुनाव आयोग से परामर्श लेता है कि कोई सांसद जो है वह निर्योग्य हो गया है या नहीं हो गया है। तो यहाँ पर वह परामर्श चुनाव आयोग से लेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन देखना है तो कथन यह है कि संसद सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेते समय राष्ट्रपति किस रीति से कार्य करेगा। तो किस रीति से कार्य करेगा, तो इसके पहले जैसा कि आपने देखा अनुच्छेद 103 के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है कि वह चुनाव आयोग के विचार के अनुसार उसके परामर्श के अनुसार ही अपना जो है यह निर्णय लेता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य नहीं करता है? तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर वह कार्य कब नहीं करता है? तो आपात की घोषणा के समय वह परामर्श लेगा ही, क्षमादान के मामले में भी वह परामर्श लेगा, अध्यादेश प्रख्यापित करता है तब भी लेगा, लेकिन वह संसद के किसी सदस्य की निर्योग्यता के प्रश्न पर जब जो है विनिश्चय करता है तो यहाँ पर चुनाव आयोग की सलाह लेता है, निर्वाचन आयोग की। अगला प्रश्न है, संविधान में प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग करके भारतीय राष्ट्रपति एक निरंकुश शासक बन सकता है। यह जो है आशंका किसने व्यक्त की थी? अब स्टेटमेंट जो पूछे जाते हैं, इस स्टेटमेंट को आपको 2 से 3 बार 4 बार जो भी आप पढ़ सकें इसको पढ़ करके याद करके रखना होगा, क्योंकि आपको न केवल प्री में बल्कि मेंस का जब आंसर राइटिंग करेंगे तो वहां पर भी यह बहुत आपके लिए सहायक होता है। तो संविधान में जो शक्तियां प्रदान की गई हैं, चूंकि उसको विधायी शक्ति दी गई है और कार्यपालिकी शक्ति दी गई है और सर्वोच्च जो सेना होती है उसका सर्वोच्च कमांडर होता है। तो इस तरीके से अगर आप उसकी शक्तियों को देखेंगे तो बहुत व्यापक शक्तियां उसको दी गई हैं। तो उसी पर जो है आशंका व्यक्त किया था डॉक्टर ए ग्लेडहिल ने। इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जो है अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके एक निरंकुश शासक भी बन सकता है। अगला प्रश्न है, मृत्यु दंडादेश के लघुकरण की शक्ति किसमें निहित है? तो अगर कोई मृत्यु दंड दिया जाता है तो उसको लघुकृत करने की शक्ति जो है अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास होती है। राज्यपाल जो है वह मृत्यु दंड का लघुकरण नहीं कर सकता, क्योंकि राज्यपाल के पास जो है अनुच्छेद 161 के तहत ऐसी शक्ति प्राप्त है। तो राज्यपाल की शक्ति 161 में दी गई है और राष्ट्रपति की जो है वह दी गई है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस निर्णय में यह उदाहरित किया कि अनुच्छेद 72 और 161 के अंतर्गत दाखिल की गई दया याचिकाएं उनकी प्राप्ति के 3 महीने के भीतर निस्तारित की जानी चाहिए, क्योंकि अवांछित देरी जो है वह न्याय व्यवस्था में विश्वास को कम करती है। तो यह जो है 2-3 तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य का जो मामला है वह किससे संबंधित है? तो क्षमादान से संबंधित है। इसी मामले में यह कहा गया कि जो मर्सी पिटीशन है उसका निस्तारण से शीघ्रता से किया जाना चाहिए। यह जो है आपसे कथन कारण के रूप में, प्रॉब्लम के रूप में आपसे मेंस में पूछा जाता है। तो लिए जो है इस केस के जो जजमेंट है उसको याद रखें। यहाँ पर यह कहा गया कार्यपालिका को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जो दया याचिकाएं हैं उनका निपटारा अधिकतम 3 महीने के भीतर कर दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 72 में प्रदत्त दंड को क्षमा, विलंब, विराम या परिहार करने की शक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वह प्रयोग कैसे की जाती है? तो जैसा कि आप जानते हैं क्षमादान की शक्ति का जो प्रयोग होता है वह मंडल की सलाह पर ही वह राष्ट्रपति करता है, स्वतंत्र इच्छा से नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं होती है? तो किन मामलों में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो इसके लिए आप अनुच्छेद 72 को देखेंगे।
तो 72 को इसलिए भी देखना है क्योंकि इससे पूरी बातें जो है आपकी क्लियर हो जाती हैं। इसी के लिए कहते हैं कि साथ में आपको बेयर एक्ट ज़रूर रखना चाहिए। तो क्षमादान की शक्ति नहीं प्राप्त होती है कहाँ पर? तो पहला है कि सेना न्यायालय के द्वारा अगर कोई दंड दिया गया, तो चूँकि सर्वोच्च कमांडर होता है तीनों सेनाओं का राष्ट्रपति, इसलिए सेना न्यायालय के द्वारा अगर कोई दंड दिया जाता है, तो राष्ट्रपति उसमें क्षमा कर सकता है। दूसरा है भारत के राज क्षेत्र में कारित सभी अपराध। तो अब इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं, अगर आप एलिमिनेशन करते हैं, तो अपने आप इसका उत्तर मिल जाता है। तो सभी अपराधों के मामले में वह क्षमादान नहीं कर सकता, बल्कि उन्हीं मामलों में कर सकता है जो कि अनुच्छेद 72 के अंतर्गत दिए गए हैं। तो वहाँ पर यह बताया गया कि सेना न्यायालय के द्वारा कोई दंडादेश दिया गया है या ऐसे विषय पर कोई दंड दिया गया है जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, और वहाँ पर वो जो है क्षमादान कर सकता है जहाँ पर मृत्यु दंड दिया गया है। तो मृत्यु दंड का क्षमादान कर सकता है जिन मामलों में संघ की समवर्ती सूची के अंतर्गत विधि बनाई गई है और उसके तहत दंड दिया गया है, और सेना न्यायालय के द्वारा। लेकिन दूसरा जो विकल्प है यह सही नहीं है, यहाँ पर राष्ट्रपति को शक्ति नहीं प्राप्त है। अगला प्रश्न है कथन कारण के रूप में। कथन है कि भारत का राष्ट्रपति किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, विलंब, प्रविलंब, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति रखता है। तो यह बात तो सही है कि यह शक्तियां जो है उसके पास हैं। कारण इसका है राष्ट्रपति न केवल कार्यपालिका शक्ति रखता है बल्कि विधायी और न्यायिक शक्तियां भी रखता है। तो यह बात भी सही है, लेकिन इसका जो है इसके व्याख्या से संबंध नहीं है। तो इस प्रकार से ये दोनों ही कथन सही हैं, लेकिन यह एक दूसरे का कोई स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो राष्ट्रपति राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्तियां हैं, कार्यपालिका के साथ साथ विधि निर्माण की शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं, ये सारी शक्तियां उसके पास प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति के पद पर अगर कोई चुनाव करना है तो यहाँ पर संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। तो इसके बारे में जो प्रक्रिया बताई गई है वह दिया गया है अनुच्छेद 66 के अंतर्गत। तो इसको जो है थोड़ा सा इसमें जो अंतर है उसको समझना जरूरी है कि इसमें जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो है वोट करते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में अगर आपने देखा कि संसद के दोनों सदनों के और उसके अलावा राज्य जो विधानसभाएं हैं यहाँ के जो सदस्य होते हैं वह निर्वाचित सदस्य, केवल केवल निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। लेकिन उपराष्ट्रपति के मामले में संसद के दोनों सदनों के सदस्य वहां पर भाग लेते हैं, चाहे वह मनोनीत हों और चाहे निर्वाचित हों। तो ये चूंकि स्पष्ट कहीं बताया नहीं गया है कि केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, इसलिए अगर यह बताया जा रहा है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो है उसमें भाग लेंगे, तो फिर निर्वाचित और मनोनीत इसके अंतर्गत दोनों आ जाते हैं। अगला प्रश्न है यह कहना सही है कि उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति जो है यहाँ पर उसके बारे में क्या सही है? तो राज्यसभा के सभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो राज्यसभा के सभापति कोई अलग से नहीं चुना जाता, बल्कि यह उपराष्ट्रपति जो होता है इसका पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति से तात्पर्य यह है कि वह उस पद पर रहने के कारण ही यह इसका सभापति अपने आप बन जाता है, इसको अलग से नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो पहला गलत है। दूसरा है कि उसे राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किया जाता है, तो नामांकित भी नहीं किया जाता, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर वह कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन गया तो अपने आप उसके पास जो है उसकी जिम्मेदारी मिल जाती है राज्यसभा के सभापति बनने की। तीसरा है उसका चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि उपराष्ट्रपति के चुनाव है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा किया जाता है, और वही जो है राज्यसभा का भी सभापति बनता है। चौथा है कि यह कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यही कथन सही है, बाकी जो है तीनों ऊपर के गलत हैं। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? तो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में तो प्रावधान किया गया है, लेकिन उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संदर्भ में यहाँ पर कोई भी स्पष्ट कोई प्रावधान नहीं दिया गया। जबकि राष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 57 जो है यह पुनर्निर्वाचन की बात करता है राष्ट्रपति की, और उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संदर्भ में संविधान जो है पूरी तरीके से मौन है। जब मौन है तो यहाँ पर उसका निर्वाचन किया जा सकता है फिर से। जबकि 54 और 57 जो है यह तीन दोनों जो है वह राष्ट्रपति से संबंधित हैं। एक में दिया 54 में दिया गया है उसका निर्वाचन, और 57 में जो है पुनर्निर्वाचन। अगला प्रश्न है भारत का उपराष्ट्रपति अपना पद जो त्यागपत्र है वह किसको देगा? तो राष्ट्रपति जो है अपना पद त्याग
करता है उपराष्ट्रपति के फेवर में, और उपराष्ट्रपति जो है अपना पद त्याग किसके फेवर में त्याग करता है, तो राष्ट्रपति के। तो यहाँ पर यह दोनों ही एक दूसरे को अपना पद जो है त्याग पत्र देते हैं। तो इस तरीके से भी इन सब चीजों को याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो यहाँ पर देखेंगे, इसके लिए अनुच्छेद 67 में जो है, चूंकि 66 में उसके निर्वाचन की प्रक्रिया बताई गई है, और अनुच्छेद 67 के अंतर्गत यह बताया गया कि उसको जो है वह अपने त्यागपत्र के माध्यम से अपने पद से हट सकता है। विकल्प देखते हैं कि राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। तो समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर बहुमत से तात्पर्य साधारण बहुमत की बात है, तो यह गलत होगा। दूसरा है, संसद के दोनों सदनों के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत के कारण। तो तत्कालीन से तात्पर्य यह है कि जो उपस्थित हों उनका बहुमत, तो यह बात भी गलत है। तीसरा है, समस्त राज्य विधायिकाओं के द्वारा पारित संकल्प के द्वारा, तो यह बात भी सही नहीं है, बल्कि ऐसे संकल्प के द्वारा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और लोकसभा जो है उससे सहमत हो गई है, तब उसको हटाया जाता है। अर्थात दोनों सदनों के माध्यम से उसको अलग अलग पारित कराया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ रिक्त होने पर भारत के नए राष्ट्रपति के निर्वाचन होने तक राष्ट्रपति के कृत्यों का पालन कौन करेगा? तो सामान्य नियम तो आप यही जानते हैं कि अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है, तो उपराष्ट्रपति इसका पद का निर्वहन करेगा। लेकिन पता चला कि उपराष्ट्रपति भी नहीं है, इसका भी पद जो है खाली है, तो ऐसी स्थिति में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यह राष्ट्रपति के पद को तब तक धारण करते हैं जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है यही सही होगा। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली की एक सरकार एक उत्तरदायी सरकार होती है। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि संसदीय प्रणाली में जो है जो सरकार होती है उत्तरदायी इसलिए होती है क्योंकि वहां पर लोकतंत्र के माध्यम से जनता के द्वारा उसका चयन किया जाता है और जनता के प्रति वह जवाबदेही उसकी होती है। मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो यह बात भी सही है, जो मंत्रिपरिषद है वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, और लोकसभा कौन होती है, वह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार से देखेंगे, कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है कथन की सही स्पष्टीकरण है या व्याख्या है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री की मंत्रिमंडल में प्रधान स्थिति होती है। तो यह बात सही है, जो मंत्रिमंडल होता है उस मंत्रिमंडल में जो मुख्य मंत्री होता है उसको प्रधानमंत्री कहा जाता है। और चूंकि आप जो राजशाही व्यवस्था देखेंगे उसी तरीके का जो है प्रावधान अभी भी चल रहा है, बस इतना है कि जो राजशाही वाला शक्तियां थी उसको समाप्त कर दी गई। तो देश में एक सर्वोच्च व्यक्ति होता है, वह होता है राजा, या भारत में उसको राष्ट्रपति नाम दिया जाता है। यह पद वंशानुगत नहीं है, इसलिए इसको राजा नहीं कहा जाता, बल्कि इसका चुनाव किया जाता है। चुनाव जनता डायरेक्ट नहीं करती है, बल्कि अपने प्रतिनिधि को चुनती है, और प्रतिनिधि जाकर के राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो ये हो गया। अब इस राजा के पास मंत्री होते हैं बहुत सारे, और इसी मंत्रियों में एक मुख्य होता है, तो उसी मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता है। तो प्रधानमंत्री जो है वह मंत्रिमंडल में उसकी स्थिति सबसे प्रधान होती है। उसके बाद कारण इसका यह बताया जा रहा है, भारत जो है गठबंधन सरकार के युग की ओर बढ़ रहा है। तो अब वर्तमान में देखेंगे तो जो वर्तमान की सरकार है, एक जो है वो जिसका प्रधानमंत्री है, यह बहुत सारे छोटे-छोटे दलों के सहयोग से मिल करके बनी है। यह क्या है? गठबंधन है। तो ऐसा जो है सभी पार्टियां मिल करके आपस में गठबंधन बना रही हैं और गठबंधन बना करके चुनाव लड़ रही हैं। तो यह बात भी सही है, लेकिन इसका जो है आपस में एक दूसरे से संबंध नहीं है, इसलिए कथन और कारण दोनों सही तो हैं, लेकिन वह एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। ऐसा कहा जाता है, परंतु वास्तव में वह अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि उसको किसका विश्वास प्राप्त है? जनता का विश्वास। तो जनता ने एक बार उसको चुन लिया, और चुनने के बाद अब ये 5 साल तक तो अपने पद पर डटे रहेंगे, यहाँ से उनको अब हटाना आसान नहीं होता है। तो यह सही नहीं है। दूसरा है कि लोकसभा का विश्वास प्राप्त है, तो यही बात सही है। अगर जो प्रधानमंत्री है वह अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि उस पर लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। लोकसभा चूंकि जनता का सदन है, और जब जनता का विश्वास उसके ऊपर से समाप्त हो गया, तो जो प्रधानमंत्री का पद है वह भी
समाप्त हो जाएगा और सरकार जो है वो गिर जाती है। इसीलिए जो है ये अनुच्छेद 75 के अंतर्गत जो है खंड 2 में इस बात की स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है और इसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है, लेकिन वास्तविक स्थिति यह होती है कि वह अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक उसको लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और जो भत्ते हैं वह किसके द्वारा विनिश्चित किए जाते हैं? तो प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते कितने मिलेंगे यह स्पष्ट कहीं बताया नहीं गया है, जबकि राष्ट्रपति के वेतन भत्तों के बारे में स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि उसको 5 लाख रुपए पर मंथ जो है वेतन दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है इसके लिए आप अनुच्छेद 75 को देखेंगे, जहाँ पर बताया गया है कि मंत्रियों की नियुक्ति आदि कैसे होगी। इसी में जो है बता दिया गया है 6वें खंड में कि मंत्रियों के वेतन और भत्ते वही होंगे जो संसद के द्वारा निहित किए जाएं। तो मंत्री के अंतर्गत सभी मंत्री आते हैं, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, चूंकि एक मंत्रिमंडल है। अब इसके अंतर्गत एक मुखिया है, इसको प्रधानमंत्री कहा जाता है, और तमाम व्यक्ति हैं इसके सदस्य हैं जिनको प्रधानमंत्री के अलावा फिर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सुरक्षा मंत्री, जो मंत्रालय है सब उसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उप प्रधानमंत्री का पद कैसा है? उप प्रधानमंत्री के पद के बारे में संविधान के अंतर्गत कहीं भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है, इसलिए यह क्या है, गैर संवैधानिक है, संविधान से इतर है। इस संविधान में इसके पद के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, मंत्रीगण को उनके विभागों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? तो जो भी मंत्री बनते हैं और उन मंत्रियों को जो अलग अलग विभाग दिए जाते हैं वो किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो भारत सरकार की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वह राष्ट्रपति में निहित होती है, और राष्ट्रपति जो है वह अपनी सुविधा के लिए मंत्रियों को उनका कार्य देता है। तो यह जो है राष्ट्रपति के द्वारा उनके विभागों का आवंटन किया जाता है, यह सिद्धांत है। वास्तविक तो यही है, जो प्रधानमंत्री जिसको चाहता है उसी को ही दिया जाता है, लेकिन वास्तविक जो मुखिया होता है, नाम मात्र का जो मुखिया होता है देश का, वो राष्ट्रपति होता है। वही अपने मंत्रियों का चुनाव करता है, वही अपने एक व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और अन्य मंत्रियों को भी वही नियुक्त करता है। अगला प्रश्न है, प्रशासकीय प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत राज्य जो है प्रशासकीय प्राधिकरण का गठन कौन कर सकता है? तो राज्य प्रशासकीय प्राधिकरण का गठन जो है यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का राष्ट्रपति के द्वारा गठन किया जाएगा कितने वर्ष के लिए? तो वित्त आयोग के बारे में अनुच्छेद 280 में प्रावधान किया गया है और यह अनुच्छेद बहुत बार पूछा जाता है। तो वित्त आयोग का जो गठन होता है वह 5 साल के लिए किया जाता है, 5 वर्ष के लिए किया जाता है। अनुच्छेद 280 के तहत ऐसा जो गठन है वह किया जाता है। तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत बताया गया कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होगा और फिर सदस्य होते हैं 5। तो अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या 5 होती है, अर्थात एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य बराबर 5 लोग कुल होते हैं। 280 के अंतर्गत यही बातें जो है बताई गई हैं। तो यह सदस्यों की संख्या भी अक्सर जो है पूछ ली जाती है, इसलिए यहाँ पर इसको जानना आवश्यक हो जाता है। और अनुच्छेद जो है जरूर याद रखेंगे, अनुच्छेद 280 है, एक अध्यक्ष 4 सदस्य। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग राष्ट्रपति को निम्नलिखित से संबंधित अनुशंसाएं देता है। तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को वित्त आयोग कौन कौन सी अनुशंसा देगा, परामर्श कौन कौन सी देता है, यह देखना है। तो इसके अंतर्गत पहला है, संघ और राज्य के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में जो है उनको अनुशंसा देगा, यह बात सही है। दूसरा है, भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत के बारे में। राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक परिपूरक के बारे में, अर्थात इन सभी के बारे में जो वित्त आयोग है वह राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश देता है। तो सिफारिश किसको देता है यह भी जरूरी है जानना, राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, संविधान के संसदीय प्रणाली जो है संविधान में, यह इसकी आधारशिला कहाँ पर मिलती है? तो भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली की जो आधारशिला है यह मिलती है अनुच्छेद 74 खंड 1 के अंतर्गत। ऐसा क्यों कहा जाता है? तो अनुच्छेद 74 खंड 1 जो है जब देखेंगे यह बात जो है इसको देखने से स्पष्ट हो जाती है। तो अनुच्छेद 74 जो है यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, और
मंत्रिपरिषद होगी और इसका प्रधान जो है वह प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति जो है अपने कार्यों का, अपने कृत्यों का प्रयोग इनकी सलाह से ही करेगा। तो यहीं से संसदीय प्रणाली निकल करके आती है कि संसद जो है सर्वोच्च है और राष्ट्रपति भले जो है भारत का सर्वोच्च मुखिया है, लेकिन वह नाम मात्र का है और अपने सभी कार्यों का संचालन वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? तो यहाँ पर कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है, इसको देखना है। तो राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के परामर्श के द्वारा बाध्य है। तो यह हमेशा बाध्य नहीं है, बल्कि कुछ परिस्थितियों में यह बाध्य होता है, लेकिन हमेशा बाध्य नहीं होता। इसी के संदर्भ में एक जो है संविधान संशोधन किया गया था, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, और इसमें जो है यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जो मंत्रिपरिषद है उसने जो कह दिया वही राष्ट्रपति करेगा, बल्कि राष्ट्रपति के पास इतनी शक्ति दी गई है कि आप जो है वह पुनर्विचार के लिए किसी विधेयक को वापस कर सकता है कि आप एक बार इस पर फिर से विचार कर लें। दूसरा है कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के परामर्श से बाध्य नहीं है। तो यह बात भी पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि बाध्यता तो है, वह अलग बात है कि इनके पास पूरी तरीके से बाध्यता नहीं है, एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। तीसरा है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को परामर्श पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। तो यह बात भी सही है कि पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। चौथा है कि भारत के राष्ट्रपति पुनर्विचार के बाद प्रस्तुत परामर्श को स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं। तो यह बात बिल्कुल सही है। तो जब पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है और पुनर्विचार करने के बाद मंत्रिपरिषद जो है फिर से इनको विधेयक को भेज देती है, अब यह उसको मानने के लिए बाध्य है। तो सबसे बेहतरीन जो उसका उत्तर है, उपयुक्त उत्तर है, यह चौथा वाला विकल्प है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की तुष्टि का अर्थ मंत्रिपरिषद की तुष्टि है, न कि उसकी व्यक्तिगत तुष्टि। यह किस केस में निर्धारित किया गया? तो अगर कोई विधेयक पेश किया जाता है और उस विधेयक पर राष्ट्रपति जो है अपनी सहमति दे देते हैं, तो इसका अर्थ यह मान लिया जाएगा कि मंत्रिपरिषद की जो है वहां पर सहमति मिल गई है। उनकी राष्ट्रपति की वह व्यक्तिगत तुष्टि नहीं होती है, बल्कि वह मंत्रिपरिषद की तुष्टि मानी जाती है। यह केस था शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य का केस, 1974 का मामला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसदीय शासन प्रणाली के लिए सही नहीं है? तो कौन सा इसमें कथन सही नहीं है, इसको देखना है। तो पहला है, राज्याध्यक्ष व्यवस्थापिका के निम्न सदन को भंग कर सकता है। तो निम्न सदन क्या होती है? लोकसभा होती है। तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा अर्थात उच्च सदन को भंग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर पहला कथन सही है। दूसरा है, कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका का ही एक भाग है, यह भी सही है। तीसरा है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, यह भी सही है। चौथा है कि सभी मंत्री व्यवस्थापिका के निम्न सदन के होते हैं। तो सभी मंत्री निम्न सदन अर्थात लोकसभा के सदस्य होंगे ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, बल्कि मंत्री जो है वह लोकसभा के भी हो सकते हैं और राज्यसभा के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर चौथा जो विकल्प है यही गलत है। तो इस प्रकार से दोस्तों यह 8वां पार्ट जो है समाप्त हुआ और आपने कुल अभी तक 400 एमसीक्यूज को हल किया है। ये सारे प्रश्नों को कोशिश की जा रही है कि उनके जो सही उत्तर हैं उनको प्रॉपर अनुच्छेद से कोरिलेट करके इस तरीके से आपके समक्ष रखा जाए ताकि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकें। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज्वाइन भी कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं। धन्यवाद।